साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। 2022 से अब 2025 चल रहा है। 3 वर्ष हो गए, लेकिन यह जंग अभी जारी है। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया कि यह युद्ध बंद होना चाहिए और इस युद्ध को बंद कराया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से वार्ता भी की और खनिज डील भी की करने की बात कही। खनिज डील क्या है? रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया? नाटो की क्या भूमिका है? नाटो क्या है? इन सब की चर्चा करने के पूर्व हम रूस की ऐतिहासिकता की भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि रूस का अस्तित्व कैसे हुआ, रूस कैसे सोवियत संघ बना, सोवियत संघ का उत्थान और पतन कैसे हुआ, शीत युद्ध क्या है और यह जो रूस और यूक्रेन का जो जंग जारी है क्यों है। तो इन सब बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। रूस 9वीं से 12वीं शताब्दी में जो इनका लिखित इतिहास मिलता है, तो कीवन रस जो एक मध्ययुगीन राज्य था जहां आज रूस, बेलारूस और यूक्रेन है, वहां 9वीं शताब्दी में कीवन रस एक मध्ययुगीन राज्य था। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक एक कीवन रस का जो राज्य था वो अस्तित्व में बना रहा। ये कीवन रस का जो राज्य है इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में वाइकिंग्स ने किया था। 988 में रूस का ईसाईकरण हुआ। 13वीं शताब्दी में यहां मंगोलों का आक्रमण हुआ और मंगोलों ने कीवन रस जो मध्ययुगीन राज्य था उसे नष्ट कर दिया और लगभग 200 वर्षों तक यहां मंगोलों का आधिपत्य गोल्डन हॉर्ड के अधीन रहा। ये 13वीं शताब्दी तक की बात है। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मॉस्को का उदय हुआ। मॉस्को जो रूस की राजधानी था और आज भी है। मॉस्को जो कि मस्कवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का जो कार्य था, इस समय मॉस्को एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरा और धीरे धीरे मंगोलों को हटाकर मॉस्को स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया। इसी 14वीं और 16वीं शताब्दी में यहाँ जारशाही अर्थात जो रूस के सम्राट होते हैं उन्हें जार कहा जाता है। तो जार की उत्पत्ति होती है। इवान तृतीय 15वीं शताब्दी की बात है, जिन्हें इवान दी ग्रेट भी कहा जाता है। इन्होंने मॉस्को को एकीकृत किया और खुद को रूस का पहला जार अर्थात सम्राट घोषित कर दिया। इवान तृतीय रूस के पहले जार जो हुए 15वीं शताब्दी में। इसके बाद इवान चतुर्थ आते हैं। इन्होंने रूस को एक मजबूत साम्राज्य में बदल दिया, लेकिन ये अपनी क्रुएल्टी अर्थात क्रूरता के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये 14वीं और 16वीं शताब्दी तक की बात हो गई। इसके बाद 17वीं से 19वीं शताब्दी तक में रूसी साम्राज्य का और भी विस्तार होता है। राजधानी मॉस्को ही रहती है और इसी समय एक सोवियत संघ के रूप में भी नए यूरेशियन देश का निर्माण भी होता है। तो ये 17वीं से 19वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण राजा थे उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले पीटर द ग्रेट जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की। पीटर्स द ग्रेट ने रूस को आधुनिक बनाया और कई सैन्य और प्रशासनिक सुधार भी किए। पीटर द ग्रेट के बाद आए कैथरीन द ग्रेट। कैथरीन ग्रेट ने भी रूस का क्षेत्रीय विस्तार किया और रूस एक यूरोप की प्रमुख शक्ति बन गया। इसी समय फ्रांस में नेपोलियन का उदय हो चुका था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बन गए थे और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1812 में रूस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को रूस ने पराजित कर दिया। इससे रूस की शक्ति और बढ़ गई। ये 17वीं से 19वीं शताब्दी तक की बात हो गई। इसके बाद 19वीं
शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी आता है और रूस क्रांति का दौर देखता है, इसे रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति 1917 में होती है। वास्तव में जो जारशाही अर्थात जो सम्राटों का शासन था, ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और कई आर्थिक समस्याएं आई जिससे जनता में विद्रोह की भावना पैदा हुई। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति अर्थात साम्यवादी क्रांति हुई और रूस के जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया, सम्राट के पद से हटा दिया और उनके परिवार को और जार के जो रूस के जार निकोलस द्वितीय थे, परिवार सहित उनकी हत्या 1918 में कर दी गई है। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई और यूएसएसआर, रूस अब सोवियत संघ बन गया। कई जो राज्य थे, कई सोवियत संघ के साथ में आ गए और एक नए फेडरलिज्म की, नए संघ की और नई अस्तित्व आर्थिक अवधारणा साम्यवाद का भी उदय हो गया। कार्ल मार्क्स का भी दौर था, दास कैपिटल भी आ चुकी थी और यूएसएसआर सोवियत संघ का निर्माण हो गया। लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन आए। इनका कार्यकाल 1924 से 1953 में रहा। इन्होंने सोवियत संघ को और मजबूत किया और वहां औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन यह राज्य के नियंत्रण में था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के साथ में था। और स्टालिन ने सहकारी अर्थात सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया। भारत में भी देश की आजादी के बाद रूस से हमने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया और यह जो सहकारी खेती हमने रूस से लिया था, नियोजित अर्थव्यवस्था और सहकारी सामूहिक खेती करने का ये अवधारणा जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ को दिया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ गया। 1944-45, 39 से 44 से द्वितीय विश्व युद्ध का दौर रहा। हिटलर जो नाजी जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया गया, लेकिन स्टालिनग्राड की लड़ाई में नाजी जर्मनी को पराजित होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और एक नए संगठन नाटो की उदय हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नाटो का उदय हुआ और दुनिया एक नई अवधारणा की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ भी आया और शांति की ओर बढ़ी, लेकिन दुनिया दो खेमों में बट गई और शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। एक खेमा अमेरिका की तरफ था, एक खेमा रूस की तरफ था और अमेरिका और रूस में लंबे समय तक शीत युद्ध, कोल्ड वार जारी रहा। कोल्ड वार हथियारों से तो नहीं लड़ा गया, लेकिन हथियारों की दौड़ जारी रही। अमेरिका ने भी हथियार बनाए, अमेरिका का जो गुट था वो उनने भी हथियार बनाए और जो रूस का गुट था, सोवियत संघ का गुट था, उनने भी हथियार बनाए। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में रहा, गुट निरपेक्षता में रहा। सोवियत संघ हमेशा रूस हमेशा भारत का मित्र रहा, आज भी है। और भारत की खासियत रही कि वो संतुलन बना के चले अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ में। शीत युद्ध, हथियारों की दौड़ और अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा अमेरिका और रूस के बीच। 1990 का दौर था, दुनिया में बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव और एक नई अवधारणा लेकर के आया। भारत में आर्थिक उदारीकरण की अवधारणा आई। उदारीकरण जिसे एलपीजी नीति कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऐसी ही अवधारणा सोवियत संघ में भी चली, जो सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। 1885 से 1991 शासन था मिखाइल गोर्बाचेव का। मिखाइल गोर्बाचेव दो नीति लेकर के आए। जैसा भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति चली, ऐसा ही सोवियत संघ में, जिसे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन। ग्लासनोस्ट खुलापन का मतलब यह है कि जब सोवियत संघ साम्यवादी देश के रूप में रहा, उदय हुआ, तो प्रेस की आजादी भी नहीं रही, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही। एक प्रकार का बंबू कर्टन की अवधारणा, बंबू कर्टन मतलब देश से बाहर कोई चीज बाहर नहीं जाना चाहिए,
रशिया में क्या हो रहा है बाहर के लोगों को जानकारी ना हो, प्रकार का बम्बू कर्टन, जो बांस का पर्दा कहा जाता है, बम्बू कर्टन का शब्द यूज किया जाता है। तो ये मिखाइल गोर्बाचोव के शासनकाल में 1991 में ग्लासनोस्ट, और 1990 के दशक में ये नीति आई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, और इसी से यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का पतन शुरू हो गया और सोवियत संघ टूट गया और 15 स्वतंत्र देश बन गए 1991 में। सर्वप्रथम 1990 में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया अपने आप को सोवियत संघ से अलग देश घोषित कर दिए। 1991 में यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया तथा अन्य जो गणराज्य थे उन्होंने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचोव ने इस्तीफा दे दिया और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ औपचारिक रूप से भंग हो गया और रूस, यूक्रेन और जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना, 15 अन्य जो गणराज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे परिणाम क्या हुआ? सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी रूस जो यूरेशियन, उत्तरी यूरेशियन देश, अर्थात रूस एक ऐसा देश है जिसका काफी भाग यूरोप में है और काफी भाग उसका एशिया महाद्वीप है, इसलिए इसे यूरेशियन कंट्री कहा जाता है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में होने के कारण से वहां का जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप को विभाजित करता है। यूराल पर्वत वोल्गा नदी के किनारे रूस बसा हुआ है और वहां का जो सबसे ठंडा जो क्षेत्र है, आपने सुना होगा कि सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो ये यही है। साइबेरिया जो दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश है और ये उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो टुंड्रा जलवायु कही जाती है। तो 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ और रूस उसका उत्तराधिकारी बना। इससे परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका दुनिया का अकेला एक महाशक्ति देश बन गया। जो पूर्व के जो सोवियत गणराज्य के जो देश स्वतंत्र हो गए थे उनमें भी गृह युद्ध, चेचन्या, जॉर्जिया और यूक्रेन में ये गृह युद्ध भी हो गए और नाटो और यूरोपीय संघ का प्रभाव बढ़ गया। इसके पश्चात जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसके पश्चात बोरिस एल्सिन राष्ट्रपति बने और तत्पश्चात व्लादिमीर पुतिन जो कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था कि संविधान में संशोधन करके 2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही राष्ट्रपति रूस के रहेंगे। इसको आप देख लीजिएगा। तो ये सोवियत संघ के पतन का पूरा इतिहास हो गया और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए कम्युनिज्म के डर से, साम्यवाद के डर से नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह संगठन 4 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। अमेरिका, कनाडा जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, इन्होंने मिलकर के 12 जो देश उधर के उस समय 12 देश इसके सदस्य बने थे और एक प्रकार की जो कलेक्टिव डिफेंस अलायंस था। ये कलेक्टिव डिफेंस अलायंस का मतलब ये है, उस समय तो 12 देश थे, अब तो 32 या 34 देश बन गए हैं। 1923 में स्वीडन और फिनलैंड बन गए 34 कंट्रीज के सदस्य बन गए हैं। तो ये इसलिए बनाया गया कि अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री में कहीं कोई आक्रमण करता है तो ये किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो सभी यूरोपियन कंट्री पर आक्रमण माना जाएगा और सभी यूरोपियन कंट्री मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यही नाटो का अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था, जो कलेक्टिव डिफेंस अलायंस है। प्रारंभ में 12 सदस्य थे, अब 32 सदस्य हो गए हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के पश्चात पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो के सदस्य बन गए। यूक्रेन भी चाह रहा था कि नाटो का सदस्य बन जाए ताकि नाटो का उसको संरक्षण, जो नाटो देश हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनका संरक्षण यूक्रेन को मिले। लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता।
कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस का मानना है कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो यूरोपियन कंट्रीज की जो सीमाएं हैं, रूस वहां की जो सेनाएं हैं रूस के संपर्क में आ जाएंगी, रूस की सीमा रेखा तक आ जाएंगी और रूस को हमेशा खतरा यूरोपियन कंट्री से बना रहेगा। रूस के द्वारा मना किया गया यूक्रेन ऐसा ना करे, लेकिन यूक्रेन नाटो की ओर कदम बढ़ाया, हालांकि अभी नाटो के सदस्यता नहीं हुई है, नाटो के सदस्य नहीं बन पाए हैं। इसीलिए रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में आक्रमण कर दिया। इसके पहले 2014 में भी उन्होंने क्रीमिया पर आक्रमण किया था और क्रीमिया को अधिग्रहित कर लिया था। इस तरह से यह संघर्ष जारी हुआ और इसका एक दो कारण अन्य भी थे। जो डोनाबास में जाति संघर्ष चल रहा था, डोनाबास में जो रूसी समर्थित लोग हैं, यूक्रेनी सेना से उनका जंग जारी था, तो डोनाबास में रूस ने इंटरफेयर किया और डोनाबास को भी स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया। डोनाबास को स्वतंत्र घोषित किया, इसके बाद लुस्यांस को भी स्वतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया। इस तरह से रूस और यूक्रेन का जो जंग जारी है। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध बंद होना चाहिए, इससे पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ। तेल और जो प्राकृतिक गैस इनकी कीमतें बढ़ गई और पूरी दुनिया में एक प्रकार का अनाज, इस युद्ध में अनाज संकट भी हुआ, क्योंकि यूक्रेन गेहूं और मक्का का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां सबसे अधिक गेहूं और मक्के का उत्पादन होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे चर्चा की कि जो आपको फंडिंग अमेरिका के द्वारा यूरोपियन कंट्री के द्वारा किया गया है और अमेरिका के द्वारा जो 500 अरब डॉलर की फंडिंग की गई है, तो उसके एवज में आपके यहाँ जो खनिज संसाधन है वो दोनों हम मतलब अमेरिका और यूक्रेन मिलकर उसका संयुक्त रूप से उसका विकास करें और यूक्रेन भी डेवलप हो और अमेरिका भी डेवलप हो। लेकिन बात ठीक से बन नहीं पाई। यूक्रेन का कहना है कि ठीक है खनिज डील हम कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारी सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी। लेकिन सुरक्षा की गारंटी के संबंध में अभी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन यह कहा गया है कि यह युद्ध बंद होना चाहिए। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और तीखी बहस भी हुई, ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ने को भी मिला। जैसे दुनिया के देशों से प्रतिक्रियाएं भी आई, जर्मनी के चांसलर से आई, इटली की प्रधानमंत्री से आई, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से भी प्रतिक्रियाएं। तो इस तरह जो रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है, इससे एक दुनिया में अशांति का माहौल बना हुआ है। दुनिया चाहती है, भारत तो हमेशा ही शांति का पक्षधर रहा, भारत ने ये प्रयास भी किया कि ये युद्ध बंद होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में अमन चैन लौट सके। तो आज की चर्चा इतनी ही। हम अगले वीडियो में जो भी कुछ नया करंट टॉपिक होगा हम चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। आप कमेंट बॉक्स में हमारी बात समझ में आई हो तो आप लिख सकते हैं, कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं, लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, और कोई नया वीडियो जो बनाने की योग्य हो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह चैनल सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों से है और पढ़ने पढ़ाने का मेरा शौक है, इसलिए आपसे रोज मैं रूबरू हो जाता हूं। जय हिंद।